नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आमिर में। जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज मैं क्लास लेकर आया हूं फिजिकल ज्योग्राफी का। यानी ये आपके क्लास 11th का जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, उसके ऊपर बेस्ड ये आपका चैप्टर रहने वाला है और इसी के आगे हम चैप्टर को कवर करते चलेंगे। जैसा आप जानते होंगे कि मेरा लास्ट सेशन मेरा रहा था हिस्ट्री का, क्लास 12th का। तो मैं क्लास 11th का ज्योग्राफी और क्लास 12th का हिस्ट्री, ये दो सेशन मैं साथ लेकर चलूँगा और इसमें हम समझेंगे, इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से ये एनसीईआरटी सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और कैसे लाइन से सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इसका मैंने नाम ही रखा है एनसीईआरटी के चैप्टर लाइन बाय लाइन, क्योंकि सवाल भी लाइन बाय लाइन ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि अगर आपने यहाँ से क्लास एक बार कर लिया ना, तो गारंटी है मेरा, आप सीयूटी के लिए बैठे या किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर इन चैप्टर से, इन पॉइंट से सवाल आता है तो आपका सवाल वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आपको क्लैरिटी दी जाएगी और क्वेश्चन सॉल्विंग करने के टेक्निक्स भी बताए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम क्या है। पहली बात, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल का संगठन और संरचना। सबसे यहाँ मेन टर्म क्या है, डेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर मेनली क्या है, जैसे बुक में लिखा है कि एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, जो कि धरती के चारों ओर कवर किए हुए हैं। चलिए समझते हैं इस बात को अब। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। इसके चारों ओर क्या है, गैस के एकदम क्या है, पूरे सर्कलिंग है। और इसमें जो गैस का सर्कलिंग है ना, तो इसमें आपके कई सारे गैस हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन होगा, आपका यहाँ पर आर्गन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, ठीक है। देन आपका यहाँ पर नियॉन वगैरह है, यहाँ पर वो हो सकते हैं। तो ये जो गैस है, गैस का जो पूरा कवर है, इसको हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। ठीक है, और एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर होने के कारण ही क्या देखेंगे आप यहाँ पर, धरती में जो हम जानते हैं हीट बैलेंस, वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो जो टोटल एयर है धरती के मास का, वो उसका 99% जो एरिया है वो क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही पाया जाता है। यानी वायु जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और जो टोटल मास है का 99% जो है वो धरती से 32 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाएगा। समझते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखिए, अगर हम मानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर 32 किलोमीटर होता है। तो इस पूरे एयर में, इस पूरे जो हाइट है, यहाँ तक आपको क्या मिलेगा, आपको इस हाइट तक एयर मिलेगा। ये बात यहाँ पर बताया गया है। और जो एयर होता है, एयर का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए ये कैसा है, इसलिए ये हमारा कलरलेस होता है। एयर कैसा है, तो एयर कलरलेस होता है। उसके बाद में एयर जो है ऑर्डरलेस होती है, यानी कि इसमें कोई भी आपको सुगंध नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी, एटमॉस्फेयर अलग अलग गैस का मिक्सचर होता है जो कि धरती के चारों ओर कवर किए हुए हैं। 99% जो आपको एयर है वो कहाँ मिलेगा, 32 किलोमीटर के आपको एरिया में ये मिलेगा। हवा जो है ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, तब मैं समझा अभी कंपोजिशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है किस किस से मिलकर बना है। अगर हम बात करें कंपोजिशन का, तो इसमें गैसेस भी हैं, इसमें वाटर भी है, यानी वाटर का जो वेपर है वो है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्या है, साथ में डस्ट पार्टिकल है। अगर हम बात करें अब गैसेस का, तो हम जानते हैं कि गैस में कौन कौन से हैं। मैंने बताया अभी आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, उसके बाद है हीलियम। देन अगर हम बात करें आगे तो और भी है, क्रेप्टो है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली टॉप मोस्ट गैस होते हैं। और सवाल यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा गैस कितने क्वांटिटी में, कितने परसेंट में अवेलेबल है। तो सबसे अधिक कौन सा है? नाइट्रोजन, 78.8% है लगभग। ऑक्सीजन की बात करें 21% लगभग है, ठीक है ना। कौन सा? ऑक्सीजन। हम बात करें ऑर्गन का 0.93% है। बात करें नियॉन का तो अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या देखेंगे आप, ये 0.04% है। बात करें नियॉन का 0.0018% है। और हीलियम की बात की जाए अगर तो ये 0.005% है। अब मैंने आपको ये जो लिखवाया है ना परसेंटेज गैसेस के, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन से हैं। तो आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर किससे मिलके बना है? तो एटमॉस्फेयर गैस, हाइड्रोजन यानी वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल से मिलके ये बना होता है, ठीक है। और कितने हाइट तक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 120 किलोमीटर, कितना? 120 किलोमीटर के बाद इसके अगर हम बियॉन्ड जाते हैं 120 किलोमीटर के तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। यानी अगर ये धरती है, अर्थ है, तो अर्थ से मान चलिए कि ये हाइट है 120 किलोमीटर का, तो इस हाइट तक आपको यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है। 90 किलोमीटर के क्या देखिए 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन का जो है प्रेजेंस नहीं रहता है। और सवाल ये पूछा जाता है कि कितने हाइट तक CO2 और वाटर वेपर मौजूद रहेगा। तो 90 किलोमीटर तक, कितने तक? 90 किलोमीटर तक देखेंगे आप कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मौजूद है। ये अर्थ है, तो यहाँ से मानते हैं 90 किलोमीटर ये एरिया है। तो इस रेंज में आपको क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। खासकर जो टेबल जो मैंने बनाया है, ये टेबल आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा और डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से गैस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन कौन से गैस इंपॉर्टेंट है और गैस इंपॉर्टेंट क्यों अधिक माने जाते हैं। नेक्स्ट मैंने पेज लिया है इसलिए ताकि आपको मैं यहाँ पर आराम से और क्लियरली समझा सकूँ कि लास्ट स्लाइड पर क्या क्या लिखा गया था। देखिए गैस में हम पहली बात करते हैं, सबसे मेन गैस वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये सबसे हमारा मेन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहला पॉइंट देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक आता है वर्ड डेट इज़ अ सोलर रेडिएशन। क्या वर्ड है? सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण। ये क्या होता है? सन से आने वाली जो किरणें होती हैं उसको हम सोलर रेडिएशन नाम देते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है इनकमिंग जो आती है, एक होती है आउटगोइंग यानी जो जाती है। इनकमिंग को क्या बोलेंगे? इसको इंसोलेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंसोलेशन। जो सूरज से किरणें आ रही है उसको नाम देंगे इंसोलेशन, और जो एमिट हो रही है अर्थ से वो जाती हैं उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का नाम दिया जाता है, यानी हिंदी में बोलेंगे तो पार्थिव विकिरण कहते हैं। और इंसुलेशन को क्या बोलेंगे? तो इंसुलेशन को यहाँ पर सूर्य ताप का नाम दिया जाता है। इसमें एक वर्ड और इम्पॉर्टेंट है, जो इनकमिंग है उसको हम बोलते हैं कि ये शॉर्ट वेव है। क्या है? शॉर्ट वेव है। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है तो ये क्या होगी? ये लॉन्ग वेव होगी, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट मैंने समझाया आपको अभी। इनकमिंग जो है उसको बोलेंगे इंसुलेशन, जो आउटगोइंग है उसको बोलेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, हिंदी में पार्थिव विकिरण का नाम दिया जाता है। अब मैंने इनका नाम यूज़ क्यों किया, ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मान लीजिए कि ये धरती है हमारी अर्थ, ठीक। उसके बाद में
ये सन हो गया, सन से रेडिएशंस आ रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद अब हम बनाएंगे क्या, अब हम बनाएंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या था, तो गैसेस का मिक्सचर था जो कि अर्थ को कवर किए हुए हैं। तो जो रेडिएशन या जो रेज सन से आ रही है तो उसको हम सीधा बनाएंगे, इस टाइप से बनाएंगे, ठीक है ना। जो रेडिएशन आ रही है उसको हम ऐसे बनाएंगे और जो जा रही है उसको हम करेंगे ग्रीन कलर से मार्क, ठीक है। तो ब्लैक वाली कलर कौन सी है, जो रेडिएशन सन से आ रही है, डेट इज कॉल्ड इंसोलेशन। और ग्रीन वाली कौन सी है, जो धरती से एमिट होकर के जा रही है, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंटेक्स्ट में क्या बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है सन से आने वाले रेडिएशन को आने देता है, यानी उसके लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इम्पोर्टेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सोलर से आने वाले इंसुलेशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जाने वाले के लिए क्या है, ओपेक है। क्या ओपेक है, यानी अपारदर्शी है। तो इसी में कॉन्सेप्ट भी आप सुने होंगे या पढ़े होंगे, जिसको ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, सन से रेडिएशन आ तो रहा है, हमारे अर्थ तक ये पहुंच तो रहा है, लेकिन यहाँ से ये बाहर नहीं जा रहा। जब बाहर नहीं जाएगा तो जो रेडिएशन है, तो ये क्या देखोगे कि अर्थ के सरफेस पर, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस के नज़दीक क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, यानी इकट्ठा होगा। और इकट्ठे होने के कारण से क्या है, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा। और इस कारण से क्या देखेंगे आप, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के को जाने नहीं दे रहा है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए क्या है, सोलर रेडिएशन के पार्ट को ये एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे क्या अर्थ के सरफेस को हीट करती है, और इन सब कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या है, ये क्या करती है, तो ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन करती है। और ग्रीन हाउस गैस जो है मेजर रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं किसके लिए, तो आपके ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैंने समझा दिया कि CO2 का रोल क्या रहता है। और आगे हम देखते हैं कि CO2 के अलावा जो और भी गैसेस है ना, जैसे कि अभी पढ़ा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, आर्गन वगैरह, ये सब क्या है, इनके जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर हम बात करें CO2 का जो वॉल्यूम है, क्या, जो वॉल्यूम है वो लगातार क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि वॉल्यूम लगातार इसका बढ़ते जा रहा है। और इसका जो CO2 है क्या करता है, एयर में क्या करेगा, तो हीट के टेम्परेचर को, यानी कि हीट को ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सीखा, CO2 पहला पॉइंट ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका बहुत ही मेन रोल होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, यानी कि धीरे धीरे क्या है, CO2 का वॉल्यूम बढ़ रहा है। आप अखबार में भी सुनते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हुआ है। और एयर में क्या करता है, ये हीट को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, बाय दिस डायग्राम, कि वो आने वाले रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट है, जाने के लिए ओपेक्यू है, अपारदर्शी है, तो हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये रहा हमारा अबाउट द CO2। बट CO2 इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए सब चीज़ खराब नहीं होता है, ठीक है ना, सब चीज़ खराब नहीं होता है। CO2 गैस जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट किस कंटेक्स्ट में है ये हम समझते हैं, ठीक है ना, कि किस कंटेक्स्ट में CO2 इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है। हालांकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन तब भी थोड़ा सा अभी समझते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट जिसको हम नाम देते हैं हीट बजट। क्या नाम देते हैं, हीट बजट का नाम देते हैं। हीट बजट क्या होता है, यानी क्या, कितना इनकमिंग रेडिएशन है, कितना इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर, सिंपल समझिए इसी भाषा में, यानी कितना आया कितना गया, जो टोटल इसका होगा, टोटल जो आउटपुट होगा, डेट इज कॉल्ड अ हीट बजट। यानी मान चलते हैं कि एज अ इंसोलेशन 80 आया हीट, उसके बाद में माइनस करेंगे इसको हम किससे,
एमिट से कितना एमिट हुआ, मान लेते एमिट केवल इससे 50 हुआ तो कितना बचा 30, और 30 हमारा क्या होगा, हीट बजट होगा। कितना आया कितना गया उसका बैलेंस होता है, उसे हम हीट बजट का नाम देते हैं। तो ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि हीट बजट में और अर्थ के टेम्परेचर को, किसके, अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ हार्मफुल गैस, नॉट अ ओनली हार्मफुल गैस, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती के तापमान को, उसके अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब समझते हैं हमारा नेक्स्ट गैस और जिसका नाम है ओजोन। ठीक है, चलिए एक सेकेंड इसको मैं साइड कर दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए अब हमारा गैस कौन सा है, ओजोन। देखिए ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। क्या फार्मूला है ओजोन का, डेट इज़ अ O3 इसे कहा जाता है। उसके बाद ओजोन कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है। कहाँ मिलेगा, तो हमारे हिंदी में से बात करेंगे अगर, तो समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन पाया जाता है। ठीक है, यानी ओजोन लेयर यहाँ पर पाया जाएगा। अब देखिए ओजोन लेयर का काम क्या होता है, तो सन से जो सन से यूवी रेस आ रहा है, इन यूवी रेस को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, और यानी सन से आने वाले यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, ओजोन कर रहा होता है। उसके बाद में ओजोन कहाँ तक पाया जाएगा, तो धरती से, अर्थ से 10 से 15 किलोमीटर की हाइट पे आपको ओजोन यहाँ पर दिखाई देगा। और ये एज अ फिल्टर एक्ट, एज अ फिल्टर के तहत काम करता है। सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और धरती को क्या, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाने का काम करता है कौन, ओजोन। सो ओजोन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब देखिए यही सब बात है इस पूरे आपके पेज में लिखा गया है, यहाँ पर समझाया गया है, सब कुछ सारी बातें सेम है यहाँ पर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट गैस है, ट्रांसपेरेंट होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए, लेकिन ओपेक होता है ये आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। ठीक है ना, एब्जॉर्ब करता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के पार्ट को, और कुछ पार्ट को क्या है धरती से ये वापस भेज देता है। लार्जली रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जो वॉल्यूम में अदर गैस का कांस्टेंट होता है, लेकिन CO2 का वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मैंने समझाया था आपको अभी। ठीक है, ये हो गया। जो दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, हवा का टेम्परेचर भी बढ़ा देता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम बात करें ओजोन का, तो ओजोन भी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का, जो कि 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, फिल्टर के रूप में काम करता है, एब्जॉर्ब करता है यूवी रेस को, और जिससे कि हमें धरती पर ये जो रेडिएशंस होते हैं सन के, खतरनाक रेडिएशन, उनसे हमारी ये सुरक्षा करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। अब देखते हैं वाटर वेपर। सो वाटर वेपर इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट गैस। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या बोला गया है, वाटर वेपर वेरिएबल है। क्या है, वाटर वेपर वेरिएबल गैस है, पहला पॉइंट। हाइट बढ़ने पर, यानी कि अगर आप हाइट बढ़ेंगे तो वाटर वेपर क्या हो रहा है, वाटर वेपर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ बताया गया कि जो वार्म और जो वेट ट्रॉपिक है, वेट ट्रॉपिक यानी कि गर्म और जो आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होता है, जबकि ध्रुव जैसे ठंडे और रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम हो जाता है। तो देखिए इसको ना मैं बहुत ही सिंपल समझा रहा हूँ, यहाँ क्या बोला गया है, तो एक बार मैं चलते हैं बैक वाले स्लाइड पर, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि उस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, कि वॉल्यूम ज़्यादा है ट्रॉपिक्स के रीजन में, वहीं अगर बात करें हम पोल पे तो इसका परसेंटेज कम हो जाता है। समझते हैं पहले एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए ये हो गया एक लाइन ऐसे,
लेते हैं, 1 2, ठीक है। चलिए ये हो गया ब्रॉडली। अब हम समझेंगे यहाँ पर कि इन पॉइंट्स में क्या क्या बातें बोली गई हैं। ये लेते हैं पोल, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पोल्स हो गए। उसके बाद में एक सेकेंड बस, जो ये रीज़न है, ये हमारा रीज़न हो गया ट्रॉपिक्स का, जो मैंने आपको येलो से कवर किया है रीज़न को, डेट इज़ कॉल्ड अ ट्रॉपिक्स। अब आते हैं बुक में क्या बोला गया है। बुक में बोला गया है जो वाटर वेपर है, ठीक है ना, वाटर वेपर जो है वो पोल्स पर 1% वॉल्यूम है इसका, कितना है, 1% वॉल्यूम होता है। वही अगर हम बात करें ट्रॉपिक्स पे, कहाँ पे, अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक्स के ऊपर, देखिए जो ट्रॉपिक्स है यहाँ पर क्या बोला गया है, इस एरिया में 4% क्या है टोटल आपको वॉल्यूम मिलेंगे। यानी क्या है, पोल पर वाटर वेपर कम है, ट्रॉपिक्स पर ज़्यादा है। सवाल है ऐसा क्यों होता है। अब देखिए ये वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, पोल वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, एवोपोरेशन भी आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हाई है तो आपका इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और जब इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर जो है, वाटर आपका यहाँ पर क्या होगा, भाप बन के उठेगी, तो यहाँ पर आपका एक्सपेंड होगा, पानी एक्सपेंड होगा, जिस कारण से पानी ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर आपका जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर का, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, तो इस एरिया में आपको अधिक दिखाई देगा। रिवर्स कर देते हैं पोल्स पे, टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर इवोपरेशन कम होगा, जिस कारण से यहाँ पर कंसंट्रेशन भी कम होगा। इसलिए बोला गया है ट्रॉपिक स्टेशन पर वॉल्यूम ज़्यादा है वाटर वेपर का, और पोल के रीजन में ये हमें कम दिखाई देता है। उसके बाद में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जब हम इक्वेटर से, कहाँ से, इक्वेटर से जाते हैं पोल की तरफ, तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर वाटर वेपर कम होता है। क्या होता है, वाटर वेपर कम होगा। इक्वेटर से जाएंगे पोल की तरफ, वाटर वेपर कम होता है। क्यों कम होता है, समझते हैं इस पॉइंट को भी। अब मानिए कि ये हमारा सन है, ठीक है, ये क्या है, सन है। तो सन से रेडिएशंस आते हैं, तो इन एरिया में, ठीक है ना, जो आपका ट्रॉपिक का रीजन है, यहाँ पर किरणें सीधे आती है, जबकि जो पोल है यहाँ पर आपको स्लैंटिंग रे दिखाई देता है, ठीक है। यानी पोल के पास में स्लैंटिंग रे होती है, तो जब स्लैंटिंग रे होंगी, यानी कि क्या बोला गया, स्लैंटिंग रे होती है, तो उस कारण से, स्लैंटिंग रेज होने के कारण से क्या पेनिट्रेशन कम होता है, पेनिट्रेशन आपका यहाँ पर कम होगा। इस कारण से पोल के एरिया में क्या देखेंगे, सन के रेडिएशन का रिसीविंग भी कम होता है। इसलिए पोल पर आपको तापमान कम दिखाई देता है कंपेयर टू इक्वेटर पर। उल्टा कर देंगे अगर हम, तो जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पर डायरेक्ट इंसुलेशन, डायरेक्ट हीटअप होता है ट्रॉपिक, इस कारण से वहाँ पर आपको रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और इसीलिए ट्रॉपिक्स पर आपको तापमान हमेशा हाई दिखाई देता है। तो आप लोग समझ गए हैं इस पॉइंट को। तो ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी में मैं एक साइड में एक पॉइंट और यहाँ पर लिखना चाहूँगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ पर बोला गया है जो वाटर वेपर है ना, ये भी ग्रीन हाउस गैस का काम करता है, क्योंकि ये भी क्या करता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, किसको, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन है, तो आपका जो क्या देखेंगे, वाटर वेपर है वो, यानी अर्थ से एमिट होने वाले रेडिएशंस को ये जाने नहीं देता है। और साथ में क्या करेगा, हीट के, किसके, अर्थ के हीट को, ठीक है, अर्थ के हीट को भी कैच कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इन सब कारण से क्या होता है कि धरती ना तो अधिक गर्म हो पाती है ना अधिक ठंडा हो पाती है। यानी कि जो वाटर वेपर है, इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, वाटर वेपर इज़ अ
इज अ क्या है, जलवायु जो है वाटर वेपर है, एयर को स्थिर होने में और अस्थिर होने में भी योगदान देती है, यानी कि स्टेबल करने में अनस्टेबल दोनों में ही काफ़ी इसका रोल ज़्यादा होता है किसका, वाटर वेपर का। तो हमने क्या समझा, पहला पॉइंट। अब इसको हम नोट करते हैं एज अ पॉइंट वाइज, ठीक है। अब हम नोट करते हैं पॉइंट वाइज, फटाफट से हमने क्या समझा इस पूरे स्लाइड्स में। एक सेकेंड रुकिए, पहले मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम समझते हैं क्या क्या बोला है, हमने क्या सीखा है वाटर वेपर के बारे में। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट ये वेरिएबल गैस है, ठीक है ना। हाइट बढ़ने पर जो वाटर वेपर है कम होता है। सेकेंड पॉइंट, पोल पर आपको ये कम दिखाई देगा, इक्वेटर पर ज़्यादा होता है। रीज़न क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने पर आपका यहाँ पर इवोपरेशन कम होता है। इक्वेटर पर ज़्यादा है, क्यों, टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर इवोपरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये हो गया। जब हम इक्वेटर से, कहाँ से, इक्वेटर से जाएंगे पोल्स की तरफ तो क्या देखेंगे, वाटर वेपर कम हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। साथ में ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और क्या है, एक सेकेंड, अर्थ के टेम्परेचर को, अर्थ के हीट को, अर्थ हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं कि वाटर वेपर क्या है, वेरिएबल गैस है। हाइट बढ़ने पर वाटर वेपर कम होता है, पोल्स पर कम होता है क्योंकि टेम्परेचर कम है, क्योंकि क्या है, टेम्परेचर कम है तो इवोपरेशन कम होगा। इक्वेटर पर ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, इवोपरेशन ज़्यादा होता है। जब हम जाएंगे इक्वेटर से पोल की तरफ वाटर वेपर कम होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और अर्थ के हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाटर वेपर के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यही सब बात आपको पूरे इस लाइन में यहाँ पर पढ़ेंगे आप, एनसीईआरटी के लाइन को आपको यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अब देखते हैं अबाउट द डस्ट पार्टिकल, कि डस्ट पार्टिकल बारे में क्या बोला गया है। देखिए एटमॉस्फेयर जो होते हैं इसके अंदर आपको छोटे छोटे क्या है सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई देंगे जो कि अलग अलग सोर्स से निकलते हैं, जिनमें कि सी सॉल्ट है, फाइन सॉइल है, स्मोक सूट है, ऐश है, पोलन है, डस्ट है। डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स है मेटियोर्स, यानी कि जो उल्का पिंड आता है उसके जो उसके पार्ट टूट जाते हैं, जो टूटे हुए पार्ट होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। और मेनली देखिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, डस्ट मेनली कहाँ मिलेगा, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि ये क्या बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है आपके ट्रोपोस्फेयर की, किसकी, ट्रोपोस्फेयर में क्या मिलेगा आपको, डस्ट पार्टिकल दिखाई देता है। येट कन्वेक्शनल एयर करंट में ट्रांसपोर्ट देम टू ग्रेटर हाई। अब देखिए कन्वेक्शनल एयर करंट कहाँ होगा, तो आपके ये ट्रॉपिक्स के रीजन में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, कहाँ होते हैं ये बच्चों, ट्रॉपिक्स के रीजन में आपको कन्वेक्शनल एयर करंट दिखाई देता है। करंट क्या होता है, तो करंट एक ऐसे विंड होती हैं, हवाएं होती हैं जो कि वर्टिकल चलती हैं। तो जब हवाएं चलेंगी वर्टिकल, डेट इज कॉल्ड अ विंड, उसे नाम दिया जाता है, सो उसे करंट का नाम दिया जाता है। और कोई पूछे बात विंड का, तो विंड जो है हॉरिजॉन्टल मूव करती है, इसको एडवेक्शन भी नाम हम लोग देते हैं, अभिवहन का नाम भी दिया जाता है। करंट वर्टिकल चलती है, विंड हमेशा हॉरिजॉन्टल चलती है, ठीक है। ये बोला क्या है, कन्वेक्शनल एयर करंट आपको कहाँ मिलेंगे, ट्रॉपिक्स पर। अब देखिए नाम क्या, एयर करंट, वर्टिकल मैंने कहा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने वर्टिकल कहा और बात हुई एयर करंट की। फिर ये हमारा क्या होता है, ट्रॉपिक्स, हमारा ये क्या है, पोल जो होता है। और डस्ट पार्टिकल को
डस्ट पार्टिकल को क्या इक्वेटर से पोल की तरफ कौन लेके जा रहा है, कन्वेक्शनल एयर करंट लेकर जाता है। इक्वेटर से पोल की तरफ डस्ट पार्टिकल को कन्वेक्शनल एयर करंट लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको। चलिए आगे देखते हैं। बोले जो हायर कंसंट्रेशन है डस्ट पार्टिकल का फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। अब देखिए 2-3 शब्द यहाँ पर ना आपको थोड़े से प्रॉब्लम डाल सकते हैं। पहला वर्ड है सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट रीजन, ठीक है, पोलर रीजन। 3 तरह की बात यहाँ पर बोली गई है। समझते हैं इन तीनों बातों को कि क्या बोलना यहाँ पर चाह रहा है। चलिए हमारा यहाँ पर सर्कल बनके तैयार हो गया है। अब देखिए एक लाइन ऐसे जा रहा है इक्वेटर का, ठीक है, हम सेम ड्रॉ यहाँ पर भी करेंगे। ये हो गया। देखिए अब जो आपका वर्ड बोला गया है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, पहला पॉइंट आप जानते हैं ये जो लेयर है इसको हम क्या नाम देते हैं, पोल्स, जानते हैं। अब देखिए ये जो रीजन है इसको हम नाम देते हैं ट्रॉपिकल। क्या नाम देते हैं इसको, यहाँ पर ट्रॉपिकल का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो और जो ये लेयर है, एक सेकेंड, ये लेयर है इसको हम नाम देते हैं टेम्परेट का। क्या, टेम्परेट रीजन का नाम देते हैं। और जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम नाम दे रहे हैं पोल का। ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोल का नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो मेनली 3 हम कटिबंधों में, 3 हीट जोन्स में हम डिवाइड करते हैं अपने इस अर्थ को। ट्रॉपिकल रीजन वो होता है जहाँ पर सनलाइट मैक्सिमम होती है। कैसे होती है, मैक्सिमम। पोल वो रीजन है जहाँ पर सनलाइट मिनिमम होती है। ठीक है ना, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, टेम्परेचर आपको यहाँ पर कम होगा और ट्रॉपिकल रीजन में आपका टेम्परेचर यहाँ पर हमेशा ज़्यादा दिखाई देगा। वही बोला गया। अब सबसे अधिक कहाँ बोला गया, सबसे अधिक जो जमाव है उपोष्ण और शीतोष्ण, यानी सब ट्रॉपिकल और जो टेम्परेट रीजन है आपको वहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हमें दिखाई देता है। किसका, डस्ट के पार्टिकल्स का, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर अधिक मात्रा में होते हैं। टेम्परेट में, सब ट्रॉपिकल रीजन में डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, ट्रॉपिकल और पोल्स में यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए जो ट्रॉपिकल रीजन है ना, यहाँ से राइज तो होता है, राइज तो होता है, लेकिन जो कन्वेक्शनल एयर करंट है वो उनको यहाँ पर ले जा करके क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर क्या है, डस्ट पार्टिकल अधिक दिखाई देता है। जो डस्ट है और सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं एक प्रकार के ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई की तरह काम करते हैं, जिनके चारों ओर क्या होता है, जिनके चारों ओर जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो करके बादल बनाते हैं। अब यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई। ये समझते हैं कि ये वर्ड है आखिर क्या। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है ना, हमने एज्यूम किया ये सर्कल है। अब इसके चारों ओर देख रहे हैं आपको, मैं यहाँ पर डॉट बना रहा हूँ, यानी ये डस्ट पार्टिकल्स है ये, ठीक है ना। डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, सॉल्ट पार्टिकल हो सकता है, ऐश हो सकता है, पोलन डस्ट वगैरह हो सकते हैं। यानी कि जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या करता है, अलग अलग क्या है, अलग अलग तरह के वाटर वेपर्स को इकट्ठा कर लेता है। क्या करता है, इसको इकट्ठा कर लेता है। और एक प्रकार का डस्ट पार्टिकल है वो एज अ बेस काम करता है, किस चीज़ के लिए, कंडेंस होने के लिए, इकट्ठा होने के लिए। और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद क्या देखेंगे आप, क्लाउड बनता है और फिर यहाँ पर बारिश होती है, रेन हो जाती है। ठीक है ना। सो डस्ट पार्टिकल एक्ट एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लाई, यानी कि एक प्रकार का ये न्यूक्लाई की तरह, नाभिक की तरह होता है, जिसके चारों ओर जो वाटर वेपर है वो आकर वाटर वेपर आते हैं और डस्ट हैं इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर कंडेंसेशन होता है और इस प्रोसेस से फिर आपका क्लाउड बनता है।
देन आपका यहाँ पर बारिश होता है। ठीक है, समझा हमने अबाउट द डस्ट पार्टिकल। अब देखते हैं स्ट्रक्चर। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ही ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या है? स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर जो है अलग अलग इसमें लेयर होते हैं जिनके डेंसिटी अलग होते हैं, टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं। जो डेंसिटी होता है हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। तो यहाँ क्या बोला है कि जो अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो हाइट बढ़ने पर क्या होगा, यहाँ पर हाइट जब बढ़ेगा तो आपको डेंसिटी यहाँ पर कम दिखाई देगी। ठीक है, हाइट बढ़ने पर क्या हो रहा है, डेंसिटी यहाँ पर हमको कम दिखाई देती है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या हो सकता है कि हाइट बढ़ने पर डेंसिटी कम आखिर क्यों होती है। देखिए, मानते हैं हम कि हमारा ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। ये मानते हैं लेयर हमारा है ये। अब देखिए, धरती के पास कन्वेक्शनल एयर करंट था, आप जानते हैं, ट्रॉपिक के पास में। उसके बाद देखिए जितने भी मैं ये सर्कलिंग या डॉट कर रहा हूँ नज़दीक में, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे मैं क्या यहाँ पर इनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ रहा है। फिर ऊपर जाएंगे आप, आपको ये बहुत ही सिंगल सिंगल दिखाई देगा। तो इससे आप क्या समझे हैं? इससे आप समझे पहला पॉइंट, टेम्परेचर सबसे अधिक कहाँ होता है, धरती के पास होता है। धरती से आप दूर जाएंगे टेम्परेचर आपको कम फील होगा, कम आपको फील होगा। पहला पॉइंट क्या समझे हैं कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है ना, आप जब धरती के नज़दीक रहेंगे, इक्वेटर के पास रहेंगे, आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। आप जाएंगे पोल की तरफ, आपका टेम्परेचर यहाँ पर कम होना शुरू हो जाता है। और अब इस कारण से क्या है, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर पार्टिकल्स नज़दीक होंगे, जहाँ टेम्परेचर कम होगा आपके पार्टिकल्स वहाँ पर दूर होते हुए चले जाएंगे। यानी हाइट बढ़ने पर क्या देखेंगे, आपका जो गैस का डेंसिटी है, घनत्व है, आपको वहाँ पर कमी दिखाई देगा। और साथ में हाइट बढ़ने पर प्रेशर कम होगा। अब आप एग्जांपल देखिए ना कि आपके ऊपर कोई बहुत 1000 टन का दबाव डाला जा रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके ऊपर क्या बहुत यहाँ पर 100 टन का दबाव डाला जा रहा है, तो आप नीचे दब जाएंगे, नीचे दबेंगे ना। और मान लीजिए सेम एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये भी आप हैं और यहाँ पर 1 ग्राम का यहाँ पर वजन आपके ऊपर रखा जा रहा है, तो आप दबेंगे नहीं, आप जैसे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो यानी क्या देखेंगे, जब आप धरती के नज़दीक रहेंगे ना, धरती के नज़दीक रहेंगे तो आपका प्रेशर ज़्यादा होता है। धरती से दूर जाएंगे प्रेशर कम होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप क्या देख रहे हैं, जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स नज़दीक रहेंगे। प्रेशर ज़्यादा है जिस कारण से क्या है, पार्टिकल जो है यहाँ पर क्लोज रहेंगे। प्रेशर कम होने पर पार्टिकल जो है यहाँ पर स्कैटर करेंगे, मूव करेंगे। इस कारण से धरती के नज़दीक क्या है, डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है। आप समझ गए होंगे कि धरती के पास डेंसिटी, धरती के नज़दीक डेंसिटी अधिक क्यों है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। हाइट बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल स्कैटरिंग करेंगे, फैलेंगे, तो उनके बीच में गैप ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला गया है कि एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं 5 टाइप, 5 लेयर में। पहला कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। अगला है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये सब समझेंगे हम बारी बारी आगे में। और देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, जो दोनों को अलग कर रहा है ट्रोपोपॉज। देखिए वर्ड के पॉज मतलब क्या होता है, रुकना, ठीक है ना। वर्ड क्या है, पॉज मीनिंग क्या होता है, रुकना। यानी जहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, दैट लाइन इज नोन एज ट्रोपोपॉज। और ट्रोपोपॉज के बाद एक नया शुरू हुआ लेयर जिसे नाम देते हैं स्ट्रेटोस्फियर नाम देते हैं। और जहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर खत्म होगा उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटोपॉज का नाम देते हैं। इसके बाद शुरू होगा मेसोस्फियर, जहाँ खत्म होगा मेसोस्फियर नाम देंगे मेसोस्पॉज। और जहाँ मेसोस्पॉज आपका ख़त्म होगा वहाँ पर शुरू होगा थर्मोस्फियर, देन एक्सोस्फियर। तो टोटल क्या देखिए, टोटल आपको ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर,
मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आपको 5 यहाँ पर लेयर दिखाई देंगे। ये 5 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको डिवाइड क्यों किया गया है, तो आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ बनाया गया है टेम्परेचर के बेसिस पर, यानी तापमान के आधार पर ये ग्राफ बनाया गया है। यानी कि जैसे आप जाएंगे ऊपर, जैसे आप ये हाइट बढ़ रहा है तो क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर कम है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर आपको यहाँ पर कम दिखाई देगा। तो ट्रोपोस्फियर क्या है, ट्रोपोस्फियर वो लेयर है जहाँ पर हाइट बढ़ने पर क्या है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर वो लेयर है जहाँ हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर बात करें मेसोस्फियर का, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होगा। थर्मोस्फियर का बात करें, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। अब बात करें एक्सोस्फियर का, तो यहाँ पर एयर का प्रेजेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है। तो क्या देख रहे हैं, पहला लेयर टेम्परेचर कम, सेकंड वाले में टेम्परेचर बढ़ गया, थर्ड वाले में फिर कम हुआ, फोर्थ वाले में फिर बढ़ गया। और जब हाइट बढ़ने पर है क्या, जब हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर आपका यहाँ पर कम होता है तो इसको नाम देते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है। जब हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम होगा नाम देंगे पॉजिटिव लैप्स रेट, और जब हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा इसको नाम देते हैं नेगेटिव लैप्स रेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉजिटिव लैप्स रेट कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर में, देन 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे ना तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दिखाई देगा, और जब आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी नज़र आता है। और जो नेगेटिव लैप्स रेट है उसको एक और नाम देते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे पूरा, उसको नाम हम लोग देते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन का नाम दिया जाता है जब हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है तो, ठीक है। ये हो गया, ये हमने समझी मेजर बातें, आगे हम समझेंगे भी और डेप्थ में। उसके बाद देख रहे हैं आपकी जो ट्रोपोस्फियर है, ये वो लेयर है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे लोएस्ट लेवल, सबसे लोएस्ट लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। सबसे हाइट में कौन सा है, एक्सोस्फियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, हमारा शुरू हो गया ट्रोपोस्फियर। पहले यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम में, फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। देखिए ये हमारा डायग्राम था, और हमारा ये क्या था, डेट इज़ अ हमारा ट्रोपोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर। अब हर एक बात को समझेंगे। ट्रोपोस्फियर के बारे में पहला पॉइंट है, लोएस्ट लेयर है, सबसे सरफेस के नज़दीक लेयर है। इसमें क्या देखेंगे आप कि 32 किलोमीटर में, यानी ट्रोपोस्फियर में 32 किलोमीटर के अंदर में आपको 90% क्या दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेयर दिखाई देगा। यानी इम्पोर्टेंट क्या है, तो ट्रोपोस्फियर में आपको 90% एटमॉस्फेयर लगभग यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद क्या देखेंगे, पोल्स पर क्या है, पोल्स पर इसका जो अगर हम बात करें हाइट जो है ये कम होता है, और इक्वेटर पर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। पोल्स पर क्या है, पोल्स पर कम है, इक्वेटर पर ज़्यादा है। तो कितना देखेंगे, तो पोल्स पर ये 8 किलोमीटर है, आपका इक्वेटर पर ये 18 किलोमीटर के लगभग माना जाता है, यानी डिस्टेंस। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, वाई, सवाल तो ये है ना कि आखिर ज़्यादा है कम है, उसके पीछे का राज क्या है। जब तक आप राज नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट समझिए। ये हम लेते हैं इक्वेटर, ये हमारा है पोल, ये हमारा है पोल। मैंने क्या कहा था अभी, यहाँ क्या मिलता है, कन्वेक्शनल करंट, ये यहाँ से उठी, ठीक है। तापमान ज़्यादा है
यहाँ से रेज हो रही है, उठ रही है यहाँ से। जब उठेगी तो क्या है, यहाँ पर आपको क्या है, हाइट दिखाई अधिक देगा। जाकर यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो आपको यहाँ पर जाएगी तो आपको हाइट यहाँ पर कम दिखाई देगा पोल के पास में। यानी इक्वेटर पर क्या है, अगर ज़्यादा मोटाई है, इक्वेटर पर ज़्यादा मोटाई है ट्रोपोस्फियर का, उसका रीज़न क्या है, कन्वेक्शन करंट उसका रीज़न मेनली माना जाता है। क्योंकि यहाँ पर तापमान ज़्यादा है तो क्या है, पानी फैलेगा, भाप उठेगा, तो भाप कहाँ ज़्यादा बनेगा, इक्वेटर पर आपका अधिक इवेपोरेशन होगा, तो वहाँ पर क्या गैसेस का रेज होना, ऊपर जाना ज़्यादा होता है कंपेयर टू पोल। और पोल पर क्या टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण से वहाँ पर हाइट कम होता है। सो कन्वेक्शन करंट इज द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। इसके पीछे मेन इसका रीज़न जो है कन्वेक्शन करंट माना जाता है। यानी थिकनेस ज़्यादा कहाँ पर है, इक्वेटर पर है, और थिकनेस क्या है, पोल पर कम होता है। दो इसका भी एक आपका मेन रीज़न क्या था, कन्वेक्शन करंट यानी कि टेम्परेचर। सेकेंड इज ग्रेविटी, ग्रेविटी भी रीज़न माना जाता है, दबाव होता है तो आपको पोल पर क्या है, दबाव ज़्यादा होता है, पोल पर आपका ग्रेविटी फील ज़्यादा होगा, और आपका इक्वेटर पर ये जीरो रहता है। ठीक है, इक्वेटर पर आपका कैसा जीरो रहता है, तो इक्वेटर पर ग्रेविटी फील नहीं होता है और पोल पर ज़्यादा होता है। तो दो मेन रीज़न मैंने इसके आपको बता दिए। पहला है कन्वेक्शन करंट, पहला क्या है, कन्वेक्शन करंट, और सेकेंड क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, ग्रेविटी। सेकेंड रीज़न इज अ ग्रेविटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट हम समझ चुके हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट का नाम देंगे। ठीक है, ये हो गया है। उसके बाद जो ट्रोपोस्फियर है ये हीटेड होता है, गर्म होता है, कैसे, बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। आप मुझे समझाएंगे और बताएंगे कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा ट्रोपोस्फियर कैसे गर्म होता है। ये आपको मैंने अभी पीछे समझाया था थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद वेदर फिनोमिना कहाँ होगा, यानी मौसमी घटनाएं आपको कहाँ पर दिखाई देगी, तो आपको ये भी ट्रोपोस्फियर में ही नज़र आता है। जेट स्ट्रीम कहाँ फ्लो होगा, तो आपको जेट स्ट्रीम भी यहीं पर फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। क्लाउड हो गया, ठीक है ना, क्लाउड्स हो गए, साइक्लोन हो गया, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो गया, ये जितने भी आपके वेदर फिनोमेना है ये सब आपको यहीं पर ही दिखाई देता है। उसके बाद में यहाँ पर कौन सा क्लाउड बनेगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनेगा, 9th पॉइंट। 10th पॉइंट जो है यहाँ पर क्या देखेंगे, कि यहाँ पर एयर का जो डेंसिटी है कम होने के कारण टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम है ना, एयर डेंसिटी आपको यहाँ पर कम दिखाई देगा। उसके बाद इसको फ्रिक्शन लेयर भी कहते हैं, फ्रिक्शन लेयर भी इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि सबसे नज़दीक धरती क्या है तो यहाँ पर आपको फ्रिक्शन अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे मेन क्या है, जो ह्यूमन लाइफ है वो आपको यहीं पर दिखाई देगा। पहला है लोएस्ट लेयर है, 32 किलोमीटर की हाइट तक 90 डिग्री एटमॉस्फेयर पाया जाता है। पोल्स पर मोटाई कम है, थिकनेस कम है, इक्वेटर पर ज़्यादा है, क्योंकि ड्यू टू कन्वेक्शन करंट एंड ग्रेविटी। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, नोन एज लैप्स रेट, हीटेड होता है, यानी कि बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ये हीट होगा, वेदर फिनोमेना ऑकर होगी, यहाँ पर जेट स्ट्रीम फ्लो होता है, क्लाउड बनेगा, साइक्लोन बनेगा, आपका यहाँ पर कंडेंसेशन का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता हुआ दिखाई देगा। जब कभी भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनता है इससे सबसे अधिक तेज वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर आपको क्लाउड बनना, साइक्लोन जैसे फिनोमेना दिखाई दे रहे हैं। फ्रिक्शन लेयर है, यहाँ पर तापमान बढ़ता है इस कारण से, और ह्यूमन लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और ट्रोपोस्फियर जहाँ खत्म हो रहा है, दैट लाइन इज नोन एज अ ट्रोपोपॉज। ठीक है, जहाँ पर खत्म हो रहा है क्या ट्रोपोस्फियर, उसको ट्रोपोपॉज का नाम दिया जाता है। रखना है याद, भूलना नहीं है। ये सब बात आपको यहाँ पर पूरे पॉइंट में समझाया गया। जब आप यहाँ पढ़ेंगे
आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा लेयर, डेट इज नोन एज एस्ट्रोटोस्फियर नाम दिया जाता है। देखिए जो जोन सेपरेट करेगा ट्रोपोस्फियर को एस्ट्रोटोस्फियर से उसको नाम देंगे ट्रोपोपॉज का नाम देते हैं। ठीक है ना। इक्वेटर के ऊपर क्या है, ट्रोपोपोज में हवा का टेम्परेचर 80 डिग्री से और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस से होता है, यानी कि टेम्परेचर में भी कमी आती है। मैंने आपको उस समय समझाया था पीछे कि जो ये हमने लेयर डिवीज़न किया है ना, हमने टेम्परेचर के बिहाव पर किया है। चलिए अब पढ़ते हैं अबाउट द एस्ट्रेटोस्फियर। नाम देखिए, नाम क्या है, एस्ट्रेटोस्फियर, वर्ड है एस्ट्रेटो यानी इक्वल, इक्वल यानी कि ये वे लेयर है जहाँ पर टेम्परेचर लगभग समान ही रहता है, यानी हाइट बढ़ने पर क्या आपको यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सेकंड, आपको यहीं पर ओजोन लेयर भी मिलेगा। ये क्या करता है, यूवी रेस को रोकता है, रोकने का ये काम करेगा। कौन है, आपका ओजोन लेयर। हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको हम नाम देते हैं नेगेटिव लैप्स रेट का नाम दिया जाता है। उसके बाद इसका हाइट कितना होता है, अगर हम हाइट की बात करते हैं किसका, ट्रोपोस्फियर का, तो आपको जो हाइट है 50 किलोमीटर तक ही आपको दिखाई देगा। थर्ड पॉइंट। और अगर हम बात यहाँ करते हैं फोर्थ पॉइंट जो है, यहाँ पर एक फिनोमिना होता है जिसको नाम देते हैं चैपमैन साइकिल। चैपमैन साइकिल का नाम ये से दिया जाता है, फिनोमिना है चैपमैन साइकिल। ये होता क्या है, जब ओजोन नेचुरली क्या है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है एंड डिस्ट्रक्शन होता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज अ चैपमैन साइकिल, इसको नाम यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लाउड नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर आपको वेदर फिनोमिना भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, स्टेबल या काम कंडीशन होता है, काम कंडीशन यहाँ पर पाया जाता है। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आपको एरोप्लेन्स उड़ते हुए नज़र में आते हैं। ट्रोपोपॉज में एरोप्लेन ढंग से नहीं उड़ पाते हैं, क्यों नहीं उड़ते हैं, वहाँ पर वेदर फिनोमेना ज़्यादा होता है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, तो वहाँ पर क्या है, एरोप्लेन्स को फ्लाई कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट था। उसके बाद में क्या देखेंगे, यहाँ पर कौन से क्लाउड बनेंगे, तो यहाँ पर आपको सीरस क्लाउड या आपको यहाँ पर नैक्रियस क्लाउड भी बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नैक्रियस क्लाउड को क्या नाम देते हैं, मदर ऑफ, क्या है, मदर ऑफ पीयल का नाम भी इनको दिया जाता है। किसको, नैक्रियस क्लाउड को नाम देते हैं इसको मदर ऑफ पीयल। ठीक है, चलिए ट्रोपोपॉज टेम्परेचर मैंने आपको समझाया था शुरू में। टेम्परेचर जहाँ पर लगभग कांस्टेंट रहता है, इसको हम नाम देंगे ट्रोपोपॉज। एस्ट्रेटोस्फियर वो लेयर होता है जहाँ ट्रोपोपॉज के बाद होता है, 50 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। इसका मेन फीचर क्या है, इसमें ओजोन लेयर पाया जाता है जो कि यूवी रे से में बचाता है। ठीक है ना, ये सब बातें यहाँ पर बोली गई हैं। तो आपको मैं बुक के अलावा और भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक भी सवाल ना अगर इससे बाहर आ गया, अगर टॉपिक यहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो अगर एक भी इस कॉन्सेप्ट से बाहर आ गया तो आप कमेंट करके बताना, वो चीज़ मैं करूँगा। क्यों, क्योंकि मैं सभी कॉन्सेप्ट्स फैक्ट को कवर कर रहा हूँ। यहाँ से आप भले बैठते हैं सीयूटी एग्ज़ाम में, आप बैठते हैं स्कूल एग्ज़ाम में, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से टॉपिक सवाल आएगा, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा हूँ। इसलिए इस सीरीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप इजीली और अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में
ला सकें। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लेयर, डेट इज कॉल्ड अ मेसोस्फीयर। क्या नाम है? मेसोस्फीयर। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट बोला गया है। मेसोस्फीयर क्या है? हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर कम हो रहा है। रीज़न क्या है? यहाँ पर कोई गैस मौजूद नहीं है। क्या है? हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपको गैस दिखाई नहीं देता है। और ये वे लेयर है जहाँ पर क्या है, सबसे कम तापमान पाया जाता है। यानी क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर आपको कहाँ मिलेगा? मेसोस्फीयर में आपको यहाँ पर दिखाई देता है। और आपको यहाँ पर नॉक्टिल्यूटेंट क्लाउड पाए जाएंगे। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे क्लाउड बारे में, हम समझेंगे कि वो निम्बस क्लाउड क्या होता है, सिरस क्लाउड क्या होता है, स्ट्रेटस क्लाउड क्या होते हैं, सब वहाँ पर समझेंगे। अब आप खाली फैक्ट को याद करते चलिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि एग्जाम्स में सवाल यहाँ से नहीं निकले। ठीक है ना? देखिए यहाँ लिखा है मैंने लोएस्ट टेम्परेचर, आपको एक और नाम दे सकता है, वो क्या बोलेगा? सबसे अधिक कोल्डेस्ट लेयर है। कौन सा? डेट इज अ मेसोस्फीयर होता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है ये। तो कितने हाइट तक ये आपको मिलेगा? तो बोला गया है कि जो इसमें टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जो मैंने आपको यहाँ समझाया भी। ठीक है, और ये लगभग 80 किलोमीटर की हाइट पर यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितने पर? 80 किलोमीटर आप जाओगे यहाँ से तो आपको तापमान में यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस में कमी दिखाई देती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ मेसोस्फीयर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर क्या होता है? नाम क्या? आयन। आयन यानी क्या होता है? यहाँ पर आपको चार्ज्ड पार्टिकल मिलेंगे और आपको यहाँ पर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर अधिक होगा। क्यों हो रहा है? ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, आयोनाइजेशन प्रोसेस होने के कारण से इस लेयर में हाइट बढ़ने पर आपको टेम्परेचर यहाँ पर अधिक दिखाई देता है। और ये वही लेयर है जहाँ पर क्या है, रेडियो वेव पाए जाते हैं। यानी जो रेडियो टकरा करके धरती पर सिग्नल कैच होता है, वो भी आयनोस्फीयर में ही होता है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और इसमें हाइट बढ़ने पर क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वही बात बोला गया है। आयनोस्फीयर जो है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आपको मेनली पाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होंगे जिसको कि आयंस बोला गया है, इसलिए इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। रेडियो वेव ट्रांसमिट होकर धरती पर आती है, कहाँ से? आयनोस्फीयर से ही आती है। और टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है हाइट बढ़ने पर। अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द थर्मोस्फेयर, यानी कि थर्मोस्फेयर के ऊपर क्या है, जो यहाँ पर बोला गया है, जो थर्मोस्फेयर है वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं। तो एक्सोस्फीयर इज द सबसे क्या आपको यहाँ पर हाईएस्ट, सबसे क्या है, अपर मोस्ट लेयर माना जाता है। एक्सोस्फीयर क्या है? ये हाईएस्ट लेयर है, लेकिन इसके बारे में उतना अधिक जानकारी यहाँ पर है नहीं। इसमें भी क्या देखेंगे आप, एक्सोस्फीयर में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हाइट बढ़ने पर क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है ना? और मेनली यहाँ पर आपको यहाँ पर एयर उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा, बहुत ही थिन लेयर यहाँ पर होती है। कहाँ पर? आपके एग्जॉस्फेयर में। ठीक है, सो आज हमने समझा, आज हमने जाना पूरा अबाउट द एटमॉस्फेयर। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, हाँ, इस वाले में जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन को हम किससे मेज़र करते हैं? डॉप्सन से। इम्पॉर्टेंट है, मेज़र करते हैं हम डॉप्सन से, मेज़र करते हैं किसको? ओजोन लेयर को। उसके बाद में क्या बोला गया है? स्ट्रेटोस्फियर, रुकिए, लाइन बिटवीन स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर नोन एज अ कार्बन लाइन। क्या बोलेंगे? कार्बन लाइन बोलते हैं, जो
स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच पाया जाता है। उसके बाद में लाइन अबव क्या है, सो लाइन बिटवीन आइनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देते हैं एक्सोबेस। क्या नाम देंगे, तो इसको एक्सोबेस का हम नाम देते हैं। तो आज हमने पूरा समझा टॉपिक में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसके कितने लेयर होते हैं। हमने सभी मुद्दों को बहुत बारीकी से समझा। आप इस पूरे क्लास करने के बाद CUT, ठीक है ना, वेरियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप आराम से कवर कर लेंगे। आप भले स्कूल एग्ज़ाम दे रहे हैं, कवर कर लेंगे। तो एक भी सवाल आपको यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा। तो आपको इस क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।